अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। दिस इज़ मी हुसैन साजिद और हम जो है वो आज डिस्कस करने जा रहे हैं पेंडास। पेंडास एक पाइथन की लाइब्रेरी है। जब भी आप एआई के अंदर काम कर रहे हो, आप मशीन लर्निंग में काम कर रहे हो, तो सबसे पहले जो चीज़ आपको डील करना पड़ती है दैट इज़ कॉल्ड डेटा। एंड डेटा को हैंडल करने के लिए पाइथन जो है हमें एक लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है, एक पैकेज प्रोवाइड करता है दैट इज़ कॉल्ड पेंडास, जिसको हम यूज़ करते हैं ताकि हम जितने भी मल्टीपल फंक्शंस होते हैं डेटा के ऊपर वो इम्प्लीमेंट करके डेटा को जिस पर्पस के लिए भी यूज़ करना चाहते हैं उसके लिए हम इसको रेडी करते हैं, और फिर इसके साथ जो भी हम काम करना चाहते हैं उस तरह के रेलेवेंट फंक्शंस इम्प्लीमेंट करके अपने डिज़ायर्ड आउटपुट हम इससे लेते हैं। This is me, Hussain Sajid. If you want to connect with me, you can go to LinkedIn and search Hussain Sajid. Hussain Sajid ऑफिशियल मेरा यूज़र नेम है। आपको इस वीडियो के कैप्शन के अंदर भी मिल जाएगा मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल। यू कैन कनेक्ट विद मी। आई एम बाय प्रोफेशन a data scientist working with some Europe clients as well as running my own AI company. And let's get back towards our topic. हम जुपिटर नोटबुक यूज़ कर रहे थे। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चीज़ की तरफ आ रहे हैं, सो हमने इससे पिछली जो सीरीज़ थी वीडियोस की उसमें भी डिस्कस किया कि यू हैव टू इंस्टॉल एनाकोंडा फर्स्ट। एंड जब भी आप इंस्टॉल कर लेंगे आफ्टर दैट, आप अगर विंडोज यूज़र हैं तो आप विंडो का बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ लेफ़्ट पे उसकी डिटेल्स आ जाती हैं, वैसे ही फोल्डर्स यहाँ पे वो शो करता है। अदरवाइज़ आप सर्च भी कर लेते हैं जुपिटर नोटबुक, तो वो आपको ये ऐप मिल जाती है। आप क्लिक करेंगे तो वो ऐप ओपन हो जाएगी। फिर आप जिस फोल्डर के अंदर काम करना चाहते हैं, सबसे पहली जो चीज़ होती है कि आपको उस रेलेवेंट फोल्डर में जाना चाहिए ताकि आपका जो डेटा है वो जितना भी आप काम कर रहे हैं वो एक किसी एक डायरेक्टरी के अंदर मेंटेन हो जाए, और बाकी आपके जो भी डेटा होता है उसके साथ वो मिक्सअप ना हो जाए। सो गेटिंग बैक टुवर्ड्स आवर टॉपिक, पेंडास। पेंडास क्या है कि इट्स अ पाइथन लाइब्रेरी यूज्ड फॉर वर्किंग विद डेटा सेट्स। डेटा सेट्स क्या होता है आपके पास कि इंफॉर्मेशन होती है बेसिकली किसी भी चीज़ से रिलेटेड, उससे फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट अ बुक, बुक के बारे में मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए जी। बुक का टाइटल क्या है, बुक का राइटर कौन है, बुक के पेजेस क्या हैं, बुक जो है वो उसका पब्लिशर कौन है, बुक की प्राइस क्या है। ठीक है, ये चार पांच इन्फॉर्मेशन मैंने एक बुक से रिलेटेड ली हैं, तो ये एक डेटा है। जब ये बल्क अमाउंट में बहुत सारी बुक्स का डेटा मैं इकट्ठा किसी एक शीट के अंदर कंपाइल कर लूंगा, सो आई वुड कॉल इट अ डेटा सेट, कि जिसमें सेम कैटेगरी की बहुत सारी चीज़ों का मेरे पास डेटा आ गया। ये डिफरेंट कैटेगरीज की भी हो सकती हैं, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, उसको मैं इकट्ठा करूंगा तो वो मेरे पास डेटा का एक सेट बन जाएगा। सो बेसिकली पेंडास जो है इसके पास फंक्शंस होते हैं कि जो भी आपका डेटा होता है उसको वो एनालाइज कर सकता है, क्लीन कर सकता है, एक्सप्लोर कर सकता है, एंड उसको मैनिपुलेट कर सकता है। ठीक है। सो ये जो पेंडास का नेम था ये बेसिकली पैनल डेटा से निकाला गया था, और पाइथन डेटा एनालिसिस है जो कि वेस मैकेने ने 2008 के अंदर इसको जो है वो क्रिएट किया था। इसको इसकी सारी बैकएंड पे कोडिंग की थी उन्होंने। हम इसको यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि ये हमें अलाउ करता है कि जितना बिग डेटा होता है हम उसको एनालाइज कर सकें, और बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिकल थियरीज हम उससे कंक्लूजन्स जो है वो ड्रॉ कर सके। पेंडा आल्सो कैन क्लीन द मेसी काइंड ऑफ डेटा सेट्स, और उनको रीडेबल और रेलेवेंट बनाता है। जब भी आप काम कर रहे होते हैं तो आपकी क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि आपको एक ऐसी चीज़ चाहिए जो कि कह लें कि क्लीन हो, साफ सुथरी हो, कि ताकि जब आप काम कर रहे हो तो आपको उसके अंदर कहीं पर भी कोई हैक्टिक सिचुएशन से ना गुजरना पड़े। ठीक है। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि पेंडास कर क्या सकता है। ये मल्टीपल हमें बिल्ट इन फंक्शंस प्रोवाइड करता है, लाइक कि दो कॉलम्स हैं उनके दरमियान उनके को रिलेशन है कि नहीं है। को रिलेशन मीन्स कि क्या वो एक दूसरे पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हैं कि नहीं, कि एक के चेंज होने से दूसरे पे फर्क पड़ता है या नहीं। जैसे आप हीट के पास जाएंगे तो आपको वहां पे गर्मी फील होगी, आप उससे दूर जाएंगे तो वो गर्मी कम हो जाती है। तो बेसिकली ये दो चीज़ें आपस में क्या थी, कोरिलेटेड थी। व्हाट इज एवरेज वैल्यू मीन मैक्स, ये बेसिक मैथमेटिकल फंक्शंस जो होते हैं। पेंडास जो है इसके अलावा जो हमारे पास डेटा होता है उसमें इरेलीवेंट डेटा को डिलीट भी कर सकता है, रॉन्ग वैल्यूज़ को, नल वैल्यूज़ को, उनको सारा प्रोसेस को जो है वो हम डेटा क्लीनिंग का नाम भी देते हैं। आगे चल के हम इसको डिस्कस करते हैं। अगर आपने पेंडास को इंस्टॉल नहीं किया हुआ, आपने एनाकोंडा का डाउनलोड नहीं किया। एनाकोंडा बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है कि जो कि ये बेसिक पाइथन की जो तीन चार लाइब्रेरीज हैं
वो उसने प्री इंस्टॉल्ड की होती हैं, आपको वन बाय वन इंस्टॉल नहीं करना पड़ती। तो इफ़ यू हैव इंस्टॉल्ड इट तो ठीक है, अदरवाइज आप जाते हैं अपना विंडो का ये ओपन करते हैं, और यहाँ पे जाके आप विंडो का बटन प्रेस करके अपना कमांड लाइन प्रॉम्प्ट CMD जो है इसको आप ओपन करते हैं, और वहाँ पे जाके आप एक स्टेटमेंट लिखते हैं कि जी पिप इंस्टॉल पेंडास मेरा इंस्टॉल्ड है, तो मैं ये करने नहीं जा रहा। सो उससे क्या होता है कि आपका वो जो है वो पेंडास इंस्टॉल हो जाता है। आफ्टर इंस्टॉलेशन क्या होता है, आप अपने जो कोड के अंदर आ रहे हैं, तो आपने उस डेटा को अपने कोड के अंदर इंपोर्ट करना होता है बेसिकली। और ये मेरा सेल है, तो मैंने ये कोड लिखा हुआ है कि इंपोर्ट पेंडाज एज PD। और जब आपने ये कोड लिखना होता है तो यहाँ पे ये ऊपर रन का बटन होता है। रन के अलावा आप अगर कीबोर्ड से चीज़ें शॉर्टकट्स के साथ जाना चाहते हैं, तो इसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल एंटर और शिफ्ट एंटर। जब आप कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं तो वो उसको रन करता है, और आपने देखा कि मेरा कंट्रोल सेम लाइन पर है। तो जब आप शिफ्ट एंटर करते हैं तो वो इस वाली लाइन को रन करके, अगर नेक्स्ट सेल गिवन है तो वो उस पर मूव कर जाता है, और अगर गिवन ना हो तो वो एक न्यू सेल खुद से क्रिएट कर देता है। ये बेसिकली जहाँ पर आप कोड लिख रहे होते हैं, दिस इज कॉल्ड सेल। ठीक है, इसे पीछे आपको मेरी एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने डिटेल में ये जो जुपिटर नोटबुक का सॉफ्टवेयर है इसको मैंने एक्सप्लेन करके आपको समझाया है। सो पैंडास के अंदर हम बेसिकली दो मेन चीज़ों को डील करते हैं। द फर्स्ट वन इज सीरीज एंड द सेकंड वन इज द डेटा फ्रेम। हम थोड़ा सा क्विक इसके डिस्क्रिप्शन में जाते हैं। सीरीज जस्ट लाइक कॉलम की तरह होता है टेबल के। एक टेबल के अंदर 5 कॉलम्स हैं, तो बेसिकली दे आर 5 सीरीजेस, या किसी एक चीज़ से रिलेटेड सिंगल इंफॉर्मेशन है। लाइक मैंने बात की कि जी मुझे एक ही बुक है, उसका मुझे टाइटल चाहिए, उसके पेजेस चाहिए, उसका पब्लिशर, प्राइस, ब्ला ब्ला, जो भी उसकी रेलेवेंट सारी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए। तो वो सारा का सारा डेटा एक ही चीज़ से रिलेटेड है और सिंगल चीज़ को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट विल बी पार्ट ऑफ सीरीज। और हम यहाँ पे उसको क्रिएट कैसे करते हैं, अगर आप टेक्निकल स्टूडेंट है, आपको बेसिक कोडिंग पता है, तो एरेज आपने पढ़े होंगे, लिस्ट आपने पढ़ा होगा, उसके अंदर आपको वन डायमेंशनल एरे का बारे में पता होगा। वन डायमेंशनल लिस्ट जो होती है, बेसिकली सीरीज हम उसका नाम देते हैं। सो आपने सीरीज को क्रिएट कैसे करना होता है कि सिंपल, आपके पास अगर कोई एक लिस्ट है, आपने वो 1 4 5 6 7, उसके अंदर 5 वैल्यूज हैं, आपने वो लिस्ट एक वेरिएबल में रखवाई, और चूंकि हमने ऊपर पैंडास को इंपोर्ट किया हुआ है एज PD, बेसिकली इंपोर्ट पैंडास वुड वर्क, बट देयर इज अ प्रॉब्लम कि आपको बार बार पैंडास का पूरा वर्ड लिखना पड़ेगा। तो अवॉइड दैट हम क्या करते हैं कि हम इसका शॉर्टकट बनाते हैं, इसका एलियस बनाते हैं। सो वी इंपोर्टेड एट इंपोर्ट पैंडास एज PD। हमने उसको इंपोर्ट कर लिया एज PD। तो जब भी मुझे आप पैंडास को यूज़ करना है तो मैं PD का कीवर्ड यूज़ करूँगा। तो आप चूंकि फंडामेंटल, आई एम अज्यूमिंग कि आपको बेसिक प्रोग्रामिंग आती है, तो जब भी आप कोई क्लास ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं तो उसके सब फंक्शंस को आपने यूज़ करना होता है। तो आप उसका नेम लिखने के बाद डॉट लगाते हैं, डॉट के बाद उसका जो सब फंक्शन है उसको लिखते हैं। तो पैंडास के अंदर एक सीरीज़ का फंक्शन होता है जिसको आप लिस्ट पास करेंगे, तो वो उसको एक सीरीज़ के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो मैंने ये लिखा कि PD डॉट सीरीज़, और इसका एक पैरामीटर मैंने पास किया जो कि मैंने इसके ऊपर एक लिस्ट क्रिएट किया है A, और वो मैंने इसमें रख दिया है। और उसके बाद मैं इसको प्रिंट करने के लिए जो है, आप डायरेक्टली भी वेरिएबल, अगर आप किसी और टूल में काम कर रहे हैं, सो यू वुड राइट इट प्रिंट parenthesis S, जो कि पाइथन का एक स्टैंडर्ड प्रिंटिंग स्टेटमेंट है, हम उसको फॉलो करते हैं। बट यहाँ पे आपको उसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है जब आप जुपिटर नोटबुक में काम कर रहे हो। और मैं इस दफ़ा जो है कंट्रोल की बजाय शिफ्ट प्रेस करके एंटर मैंने प्रेस किया, उसने इसको रन किया, इसकी आउटपुट भी दिखाई, और नेक्स्ट वाले सेल के ऊपर चला गया। सो ये आप देख सकते हैं कि ये 5 वैल्यूज थी, ये मेरे पास आ गई हैं, और उसका वो बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग वो खुद से लगाता है ज़ीरो। आप जानते हैं कि जितने भी कोडिंग है उसके अंदर जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो ज़ीरो से स्टार्ट होती है। कोडिंग की प्रोग्रामिंग की जो काउंटिंग है वो 1 की बजाय ज़ीरो से स्टार्ट होती है। सो अब इसके अंदर ये जो इंडेक्स है इसको हम बोलते हैं लेबल्स, ऑल्सो हम इसको लेबल भी कहते हैं। So label, if nothing else is specified, then values are labeled with their index number, कि जो 0 1 2 3 बाय डिफॉल्ट उसकी पोजीशनिंग बनती है, तो वो 0 से वो स्टार्ट होता है, एंड 1 एंड सो ऑन। सो इसके अलावा आपने जब भी इन वैल्यूज़ को एक्सेस करना होगा तो हम इस लेबल के थ्रू, यानी ये जो हमने इंडेक्स इसका है, इसको हम कॉल करेंगे।
और वो हमें इसकी वैल्यू को रिटर्न कर देगा। अब मैंने एस के अंदर, चूंकि मैंने एस के नाम से इस सीरीज को क्रिएट किया, आई वुड जस्ट लाइक राइट एस स्क्वेयर ब्रैकेट 3, जिस तरह आप लिस्ट के अंदर करते हैं, और शिफ्ट एंटर प्रेस किया मैंने, तो उसने बताया कि जी थर्ड पोजीशन पे तो 6 है। सो वी कैन सी हियर दैट यहाँ पे 6 है। सो मूविंग फॉरवर्ड, हमने ये लेबल अगर खुद से क्रिएट करने हो, आई डोंट वांट कि ये 0 1 2 3 4 आए, तो फिर आप क्या करते हैं कि आप उसी तरह से जब आप ए पास कर रहे हैं, तो इंडेक्स इज इक्वल टू आपने जितनी वैल्यूज है उतने आपने लेबल प्रोवाइड करने हैं, और मैंने वो प्रोवाइड कर दिए उसको, और शिफ्ट के साथ मैंने एंटर किया, तो यू कैन सी हेयर के 0 1 2 3 की बजाय अब उसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो मेरे पास ABCDE आ गए हैं। अब अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे बीच में एक सेल ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पे ये प्लस का बटन है, और मैंने उस पर प्रेस किया तो वो मुझे मिल गया। तो मैंने यहाँ पे जाके C लिखा और इसको एंटर किया। सो ही सेड C इज़ नॉट स्पेसिफाइड। चलें इसके बारे में हम आगे चल के बात करते हैं कि ये क्या चीज़ है, कि ये इसने ये एरर क्यों दिया है, और वी कैन लेट्स मूव फॉरवर्ड। हम इसके बारे में आगे चल के, एक मेरा टॉपिक है जो कि मैंने उस पर बात करनी है, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। और इसको फ़िलहाल हमने चूंकि ये फॉर द नाउ, अब ये कंसिडर कर लें कि हमने चूंकि इसको स्ट्रिंग दिया है, तो वो स्ट्रिंग ही हमें उसका इंडेक्स पास करना होगा, उसका लेबल। चूंकि ये आप इधर देख सकते हैं, अगर आपने ये न्यूमेरिक दिया होता तो आप इधर फिर न्यूमेरिक कॉल करके उसको कॉल कर सकते थे। सो मूविंग फॉरवर्ड, हम इसको अगर इस तरह से नहीं, चूंकि यहाँ पे मुझे वैल्यू अलग देनी पड़ रही है और उसका इंडेक्स सेपरेट देना पड़ रहा है, तो इफ़ यू रिमेंबर आपने डिक्शनरी का टॉपिक पढ़ा हुआ है बेसिक पाइथन के अंदर, तो हम डायरेक्टली उसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है कि डे 1 42, डे 2 38 एंड डे 3 39, ये बेसिकली मैं एक टेम्परेचर बता रहा हूँ, तो कि इस दिन ये टेम्परेचर है, इस दिन ये है। तो वो मैंने डायरेक्टली एक किस्म का इंडेक्स और वैल्यू की वैल्यू पेयर के अंदर मैंने चीज़ें बता के सीरीज़ को एक लिस्ट की बजाय मैंने डिक्शनरी पास कर दी है। तो अब वो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो लेबल है, इसको वो एज अ लेबल कंसिडर करेगा, जो कि की कंसिडर होती है हमारे डिक्शनरी के अंदर। अब इसको शिफ्ट एंटर मैंने किया, सो यू कैन सी एक्स के अंदर वो चला रन हो गया। जब यहाँ पे नंबर आ जाता है, इट मीन्स सेल रन हो चुका है। चूंकि मैंने इसको एक्स के इक्वल असाइन किया है, तो उसने सिर्फ वो क्रिएट कर लिया है, उसको प्रिंट करने के लिए मुझे उसको कॉल करना पड़ेगा। सो मैंने जैसे ही उसको कॉल किया, उसने बताया डे 1 ये है, डे 2 ये है, और डे 3 मेरे पास ये आता है। फिर आगे मूव करते हैं। सेकंड पार्ट जो इसके अंदर आता है, वो आता है डेटा फ्रेम्स। डेटा फ्रेम क्या होता है? इट्स अ 2 डायमेंशनल अरे। जिस तरह हमने ऊपर सीरीज को डिस्कस किया, सीरीज जो होती है वो हमारी 1 डायमेंशनल अरे है, और जो डेटा फ्रेम्स हैं वो हमारे 2 डायमेंशनल अरे होती है। सो डेटा फ्रेम बेसिकली क्या है कि वो 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर्स है, लाइक 2 डायमेंशनल अरे या टेबल जिस तरह होता है, उसके अंदर रोज एंड कॉलम्स होते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने एक डिक्शनरी बनाते हैं। जब हमने कॉलम क्रिएट करना होता है, तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, एक आपको एक्सेल शीट दिखाता हूं। यहाँ पर हम आते हैं, ये हमारे पास एक शीट है, और इस शीट के अंदर आप देख सकते हैं कि मेरे पास मल्टीपल कॉलम्स गिवन है। तो मेरे पास वो जो मल्टीपल कॉलम्स गिवन है, उनके अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, तो ऊपर उन सब के एक जो है वो टाइटल। अब देखते हैं कि ये मेरे पास ड्यूरेशन है, और नीचे ये सारी ड्यूरेशन की वैल्यूज़ हैं। मेरे पास ये डेट है, और डेट की आगे सारी वैल्यूज़ हैं। अगर मैं ये कहूँ कि ऊपर मैंने ये की और नीचे ये सारी वैल्यू, मैं एक लिस्ट के अंदर इसको मैं पास करने जा रहा हूँ कि इस एक इंडेक्स के ऊपर ये सारी लिस्ट पड़ी है, ये दूसरे इंडेक्स पे सेकंड लिस्ट है, थर्ड इंडेक्स पे थर्ड लिस्ट है। अगर आपको याद है 2 डायमेंशनल रे, तो हम इसी तरह से उसको क्रिएट करते हैं। सो हम जो है वो उसी तरह से, ये देखें, एक मैंने डे रखा, डे मेरे पास की है, और उसकी वैल्यू पे मैंने एक पूरी जो है एक और लिस्ट रख दी है। फिर टेम्परेचर मेरी एक और की है, और वहाँ पे मैंने फिर एक और लिस्ट रख दी है। फिर मेरे पास विंड स्पीड है, इवेंट है, मैं इन सब पर वैल्यूज़ रखता जा रहा हूँ। इसको मैंने रन किया, और बेसिकली जब आप इसको बनाते हैं, तो ये मैंने एक डिक्शनरी बनाई। जिस तरह आपने ऊपर पीडी डॉट डेटा सीरीज किया था, अब मैंने पीडी डॉट डेटा फ्रेम किया। डेटा एंड फ्रेम में स्पेस नहीं आती, और दोनों का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। और उसको मैंने पैरामीटर के अंदर जो है वो मैंने ये वाला डिक्शनरी, जो कि वेदर डेटा के नाम से है, वो मैंने पास कर दिया। डिक्शनरी क्रिएट हो, ये पैंडास का डेटा फ्रेम क्रिएट होकर डीएफ में सेव हो गया है। अब आपने उसको रन करना है।
तो यू कैन सी एक बहुत ही डिसेंट व्यू आता है आपके पास, एंड वी कैन कॉल इट के जस्ट लाइक अ टेबल। हमारे पास ये एक डे है, डे की वैल्यूज़ हैं, टेम्परेचर की वैल्यूज़ हैं, विंड स्पीड है, इवेंट है जो कि हमने यहाँ पे क्रिएट किया, और उसी तरह वो इसके लेबल्स खुद से बनाता है। बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 1 2 3 ही होता है। यू कैन चेंज द लेबल एज वेल, जिस तरह हमने वहाँ पे किया था सीरीज़ के अंदर कि मैंने पी डी डॉट डेटा फ्रेम, ये वही डिक्शनरी मैंने पास की, और इस दफ़ा मैं इसको DF1 के अंदर क्रिएट कर रहा हूँ। सो वो DF1 के अंदर उसको मैंने वही डिक्शनरी पास की, और इस दफ़ा चूंकि मैं मुझे पता है वहाँ पे 6 वैल्यूज़ थी, मैंने 6 इंडेक्सेस जो हैं वो एक लिस्ट क्रिएट की, और वो इंडेक्स के पैरामीटर के इक्वल रख दिया है। इसको नीचे DF1 लिखा है, इसका मतलब वो इसको यहीं पे प्रिंट भी करेगा। शिफ्ट एंटर किया मैंने, यू कैन सी हियर सेम डेटा फ्रेम क्रिएट हुआ है, बट ABCD उसमें आ गया एज अ इंडेक्स पहले, जो कि 0 1 2 3 4 था। सो नेक्स्ट हम इसका, अगर आपने कॉलम्स को कैसे इस पे कुछ ऑपरेशंस की हम बात करते हैं जो कि आगे हम डीपली भी बात करेंगे। आप किसी भी कॉलम के ऊपर जाकर, आप एक तो किसी भी कॉलम को आपने इंडिविजुअली गेट करना होगा, तो ये डेटा फ्रेम का नेम, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने उस कॉलम का नेम लिखना है। तो मैंने शिफ्ट एंटर किया। जब आप इंडिविजुअल कॉलम को कॉल करेंगे तो उसने एक सीरीज फॉर्मेट में आपको डेटा रिटर्न किया है। अब मैं चाहता हूं कि इसके टेम्परेचर वाले कॉलम का जो है वो मुझे मीन चाहिए या मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मैंने डॉट मीन का फंक्शन कॉल किया, तो उसने कहा इसमें मिनिमम वैल्यू 24 है। मैंने इसके डॉट मीन किया, सो उसने कहा जी इसकी एवरेज जो है वो 30.33 है। और इस तरह से आप मल्टीपल मैथमेटिकल फंक्शंस इसके अंदर बने होते हैं, आपने जस्ट उसको कॉल करना है। आगे चलते हैं। अब यहाँ तक था कि मैंने डेटा फ्रेम क्रिएट किए हैं। व्हाट इफ मुझे ये सारा डेटा इस तरह से, जैसे ये एक शीट मुझे गिवन है, इस तरह से बना बनाया मिलेगा, तब मैंने क्या करना है? इट मीन्स कि डेटा बना हुआ होता है तो आपने उसको रीड करना है। सो हम डील करते हैं कि पेंडास जो है वो मल्टीपल फाइल्स को कैसे हैंडल करता है। सो लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग CSV। बाय डिफॉल्ट आपने ये जो मैंने चीज़ें डिस्क्राइब की हैं, हम इनके बारे में आगे वन बाय वन बात करते हैं। सो ये बेसिकली ये सारे पॉसिबल पैरामीटर्स हैं। आपने pd.read_csv और ब्रैकेट में आपने फाइल का पाथ देना है। ये पहले नंबर पर आपने फाइल का बेसिकली पाथ देना होता है, जो कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। फिर उसके बाद जब भी आप मल्टीपल पैरामीटर किसी भी फंक्शन को पास करते हैं, तो आप कॉमा के साथ उनको सेपरेट करते हैं। फिर उसके बाद इन केस CSV फाइल हमारे पास सेपरेटर जो है वो अगर आप मेंशन करना चाहते हैं, क्योंकि टेक्स्ट फाइल्स होती हैं उसको आप CSV फॉर्मेट में कंसीडर करना चाहते हैं, वो प्रॉपर एक्सेल्स की तरह अरेंज नहीं होते, तो फिर हम क्या करते हैं कि हम उसको एक सेपरेटर देखते हैं कि भाई यहाँ कैसे एक रो लिखी है, कैसे पता चलेगा कि ये 4 कॉलम्स कहाँ कहाँ से ब्रेक करने हैं। तो ब्रेक करने के लिए आपको सेपरेटर बताना पड़ेगा कि ये पूरा एक सेंटेंस है, स्पेस की बेस पे उनको अलग अलग वर्ड काउंट करना है या अलग वैल्यू काउंट करना है, कॉमा की बेस पे, फुल स्टॉप की बेस कैसे करना है। तो आपने सेपरेटर इक्वल वो जो है कोटेशंस के अंदर आपने सेपरेटर बताना है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमने कॉमा बताया है। आपका अगर कुछ और यूज हुआ होगा आपकी फाइल में तो आप वो बता देते हैं। फिर ये हेडर इज इक्वल टू हम लिखते हैं ये इन्फर लिखा हुआ, बेसिकली ये हम क्यों देते हैं कि इट एक्सेप्ट इंट अ लिस्ट ऑफ इंटीजर रो नंबर्स टू यूज एज अ कॉलम नेम्स। ठीक है, कि वो हेडर जो है उस चीज़ को हमने इसमें स्पेसिफाई करना होता है, एंड देन हम इंडेक्स कॉलम जो है बाय डिफॉल्ट वो नल होता है, नन होता है। इन केस अगर आप जिस तरह पीछे हमने डेटा फ्रेम में देखा कि हमने लेबल जो है, इंडेक्स कॉलम को आप लेबल भी कहते हैं, तो वो आप डिफरेंट देना चाहते हैं, तो वो इधर आप मेंशन करते हैं कि भाई इस वाले डेटा फ्रेम, इस CSV फाइल के अंदर ये वाला जो कॉलम है इसको आपने एज अ इंडेक्स कॉलम कंसीडर करना है। डिफ़ॉल्ट को फिर आप रिमूव कर देते हैं, और ये यूज़ कॉल्स इक्वल नन बाय डिफ़ॉल्ट नन होता है। ये क्या होता है कि जब आप रीड कर रहे होते हैं तो आप कहते हैं नहीं भाई पूरा का पूरी शीट के अंदर 25 कॉलम है, मुझे सबकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जस्ट 5 7 कॉलम जो है वो फिर आप इधर एक लिस्ट पास कर देती हैं कि ये कॉलम नेम्स जो हैं इनको पिक कर दो और बाकियों को रिमूव कर दो। तो वो फिर उन सिलेक्टिव कॉलम्स को सिलेक्ट करके आपको एक शीट देता है। नेक्स्ट हम जो है वो यूज़ करते हैं इंजन इज इक्वल टू नन, फिर स्किप रोज, एन रोज,
ये भी उसी तरह से ये होता है कि आप इनको क्यों यूज़ करते हैं कि आप इतनी रोज़ जो हैं वो ये वाली रो को स्किप कर दो। समटाइम आप कुछ डेटा कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं कि वो सारा डेटा आगे पास ऑन ना हो, तो आप उन रोज़ को स्किप कर सकते हैं। फिर इस तरह से आप नंबर ऑफ़ रोज़ इसमें मेंशन कर सकते हैं कि जी पूरा टेबल तो है 1000 रोज़ का है, तो आप इनमें से सिर्फ़ 200 रोज़ को सिलेक्ट करें पहले वाली, बाकियों को इग्नोर कर दें। तो इस तरह से आप उसको पास करते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम किस तरह से रीड करते हैं, df इज़ इक्वल टू pd डॉट रीड अंडरस्कोर CSV, और ब्रैकेट में हमने बाय डिफ़ॉल्ट ये सिंपल वे है, और pd डॉट रीड CSV इसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर ये pd बेसिकली ऊपर जब आप इंपोर्ट कर रहे होंगे, अगर आपने pandas एज px किया होगा तो आपको जगह जगह px करवाना पड़ेगा, और जब एक वैल्यू आती है उसको किसी वेरिएबल में आप रखवाते हैं, और ये नेक्स्ट लाइन में हम उसको प्रिंट कर रहे हैं, तो शिफ्ट एंटर किया तो ये उसने पूरा का पूरा डेटा फ्रेम को रीड किया, और उसका कोई जो है वो इंडेक्स जो था उसने हमने सेट नहीं किया, तो वो उसने ये ले लिया है 0 1 2 3 बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स। अब हम चलते हैं इसके अंदर सारा डेटा है, तो हम इसमें से सिलेक्टिव रोज जो df डॉट हेड होता है, अच्छा जब आपने उसको कॉल किया तो वो उसने आपको बता दिया कि 100 रोज इसमें टोटल है और 9 कॉलम्स हैं। उसने पहली 4 5 रोज और लास्ट वाली 4 5 रोज आपको दे दी हैं, और बाकी जो है बीच में उसने पूरा डेटा उसने प्रिंट नहीं किया। इन केस आप स्टार्टिंग वाली रोज को जस्ट देखना चाहते हैं, तो df चूंकि वो उसका रीड होकर डेटा फ्रेम जो है वो डीएफ के अंदर ये सारी वैल्यू है पूरी ये शीट की, तो हम डीएफ डॉट हेड करते हैं तो वो इसकी टॉप 5 रोज बाय डिफ़ॉल्ट आपको रिटर्न करता है। अगर आप डॉट टेल करते हैं तो वो लास्ट वाली 5 रोज आपको रिटर्न करता है। और ब्रैकेट में अगर आप कोई नंबर पास करते हैं, इसको हम आगे चल के अगेन डिस्कस करेंगे, आप इसमें कोई नंबर पास कर देते हैं तो वो उतनी लास्ट टेल का मतलब है लास्ट से उसने आना है, आप 7 पास कर दें यहाँ ब्रैकेट में तो आखिरी 7 रोज हेड है, तो शुरू में आप इसमें 8 पास कर दें तो पहली 8 रोज को वो इधर आपको डिस्प्ले करवा देगा। अब आप इसमें जो ऊपर हमने पैरामीटर इसके देखे कि ये एक्चुअल में इतनी बड़ी शीट होती है, इतना बड़ा ये फंक्शन हम लिख सकते हैं। हम वन बाय वन उन सबको प्रैक्टिस करते हैं। सबसे ज़्यादा आपको CSVs के इस फंक्शन के साथ ही डील करना पड़ता है। आप इस डोमेन में जब होते हैं तो मोस्टली डेटा सेट्स आपको इसमें करते हैं। अब हमारे पास ये पीपल डॉट CSV की फ़ाइल तो है, इसमें जो कि इंडेक्स है, यूज़र आईडी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सेक्स, ईमेल, फ़ोन, डेट ऑफ बर्थ, जॉब टाइटल, इतने ज़्यादा कॉलम्स है, बट आई डोंट वांट एवरी कॉलम इन माय डेटा सेट। तो जब मैं इसको इंपोर्ट कर रहा हूँगा, मैं इस डेटा सेट को रीड कर रहा हूँगा, मैं उसको कॉलम बता दूंगा। सो पी डी डी एफ इज इक्वल टू पी डी डॉट रीड CSV, और ये पीपल CSV है, मैंने हेडर उसको 0 कर दिया। इंडेक्स कॉलम मैंने बता दिया कि सेक्शन जॉब टाइटल को मिला के उसका इंडेक्स कॉलम बनाओ, और कौन से कॉलम कॉल करनी है, ये 3 कॉलम्स टोटल हैं जिनको आपने इंपोर्ट करना है। ये पूरा फंक्शन बेसिकली 1 लाइन का था, मैंने उसको अलग अलग कर दिया। आप इसको इस तरह से नहीं लिखना चाहते, आप ये इस तरह से सिंगल लाइन में भी इसको लिख सकते हैं। ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए किया है। ये इस तरह से आपका ये बेसिकली वो काफ़ी लंबा हो जाता है। ये देखिए एक लंबा फंक्शन हमारा काफ़ी ज़्यादा, ये इतने ज़्यादा पैरामीटर हैं तो लेंथ उसकी राइट लेफ्ट वो काफ़ी वाइड हो जाता है। आपने उसको रीड कर लिया डीएफ के साथ। अब आप देखें ये जो बोल्ड हैं कॉलम्स, ये बेसिकली आपका क्या है डेटा, ये आपका इंडेक्स कॉलम है, और ये वाला जो है वो आपके पास उसके कॉलम्स आपने सिलेक्ट किए हैं। अगर आप ज़्यादा कॉलम उसको यहाँ पे बता देंगे, सपोज मैंने इसके अंदर उसका फर्स्ट नेम भी कॉल करना है, ये यूज़ कॉलम, तो वो बेसिकली उसने उसको भी कॉल करना था, किया है, फर्स्ट नेम किधर गया, नहीं आया। अच्छा वो ऊपर है, बेसिकली हम इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इसको जो है वो इसको स्किप कर गया हूँ। ये बेसिकली तो ये इधर आप देखें तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसने, मैंने यहाँ पे इंडेक्स नहीं बताया उसको, तो वो उसने फर्स्ट नेम, सेक्स और ईमेल 3 कॉलम्स को इंपोर्ट कर दिया है, और ये मेरा एक डेटा सेट बन गया। बट इन केस मैं ये चाहता हूँ कि जी नहीं, इसके अंदर जो इंडेक्स कॉलम्स हैं वो सेक्स और जॉब टाइटल, चूंकि मैंने 3 कॉलम, ये टोटल 3 कॉलम के साथ डेटा सेट बनाया, तो 2 कॉलम मैंने इधर भेज दिए हैं, तो वो इसलिए उसने ये देखें 2 इधर और ये अकेला रह गया है। बट अगर आप इसमें से जस्ट उसमें जॉब टाइटल को उधर लेके जाएं, बट इट शुड बी यूनिक, ये होता है इंडेक्स कॉलम डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होनी चाहिए।
फिर आप जितने भी कॉलम जिसमें जिसकी बेस पर पूरे कॉलम डेटा को आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, रोज को, तो आप उसमें लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है एन रोज। जब आप उसको नंबर ऑफ रोज बता देते हैं, सो ये मैंने लिखा हो उस तरह से, रीड सी एस वी हेडर जीरो इंडेक्स कॉलम ये है, और ये वाले कॉलम्स को यूज़ करना है, और साथ उसको मैंने एन रोज भी बता दी, तो उसने सिर्फ 8 रोज का डेटा को कॉल किया, बाकी के डेटा को उसने कॉल नहीं किया। सो स्किप रोज की जब आप बात करते हैं, मैंने कहा 1 और 5 रोज को स्किप करो, और उसके बाद उसने मुझे टॉप 10 रोज मैंने जब कॉल किया, तो मैंने सिर्फ टॉप 10 को कॉल किया। तो इसमें आप देखो कि उसने 1 और 5th इसके अंदर से गायब है। एक्चुअल में ये इंडेक्स सिक्वेंशियल था, तो इसमें देखें 1 नंबर भी नहीं है, 4 के बाद 5 नहीं है, बाकी सारी चीज़ें हैं। तो एक्चुअल में उसने 10 रोज ही बताई हैं, बेसिकली 12 में से 2 हमने स्किप कर दी हैं, तो पिछली जो 10 बचती हैं पहले वाली, उसने वो वाली दिखा दी हैं। अब आता है कि ये हमने इसको चेंज चेंज कर लिया, और हम इसको एक न्यू फाइल में सेव भी करना चाहते हैं। यहाँ पे हमारे पास हम एक न्यू फाइल के साथ इसको सेव करना चाहते हैं, तो उससे क्या होगा, अच्छा अब ये मैंने जो कि फोल्डर में पहले फाइल पड़ी है, मैं एक दफ़ा उसको रिमूव कर देता हूँ। यू कैन सी देयर इज़ नो फाइल डॉट फाइल वन डॉट सी एस वी। तो जब आपने उसको सेव करना है, तो आप df.to_csv, और जिस नाम से सेव करना है और आगे आपने उसकी एक्सटेंशन मेंशन करनी है। मैंने इसको सेव कर दिया, सो हम इधर आते हैं, यू कैन सी हेयर फाइल वन डॉट सी एस वी वापस आ चुका है फोल्डर के अंदर, जबकि मैंने इसको तो डिलीट कर दिया था। सो अब इसको आप अगेन रीड करते हैं, तो ये उसने उस हिसाब से मुझे ये चीज़ें रिटर्न की हैं जो कि मैंने इसमें सेव की थी। सो यू कैन सी कि मैंने उसमें 1 और 5 रोज स्किप कर दी थी, तो 1 और 5 इंडेक्स गायब है इसमें से। पहले मेरे पास 100 रोज थी, अब मेरे पास 98 रोज हैं इस फाइल वन डॉट सी एस वी के अंदर, जबकि एक्चुअल फाइल जो मेरा है पीपल वाली, उसके अंदर मेरी 100 रोज ही बैठी हैं। अब आते हैं कि आपके पास अगर एक्सेल शीट होती है, तो उसमें से आप डेटा फ्रेम कैसे बनाते हैं। तो ये मैंने एग्जाम्पल वर्क डॉट एक्सएल एस एक्स इसके फाइल नेम है। तो आपने उसी तरह से पी डी डॉट रीड अंडर स्कोर एस एक्सेल करना है, और ब्रैकेट में फाइल नेम पास करना है। तो वो अगर आप एक्सेल शीट, आपको पता है उसमें मल्टीपल शीट्स होती हैं, तो बाय डिफॉल्ट उसने उसकी पहली शीट को कॉल कर लिया है। बट इन केस आपके पास मल्टीपल शीट्स होती हैं, मैं इस वाली फाइल को, सैम्पल वाली को ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। अब यू कैन सी हेयर कि ये मेरे पास जो है, जस्ट अ सेकंड मैं इसको जूम कर लूँ ताकि आपको मैं ज़्यादा अच्छे से चीज़ को, अब यू कैन सी हेयर ये मेरे पास शीट 1 है, देन शीट 2 के अंदर मेरे पास डिफरेंट डेटा है, एंड देन मेरे पास शीट 3 के अंदर उससे भी डिफरेंट डेटा आता है। यू कैन सी हेयर शीट 1, शीट 2, शीट 3। तो बाय डिफॉल्ट उसने शीट 1 को कॉल किया है। मैं जाता हूँ और मैं उसको शीट 1 पहले वाली बेसिकली शीट 0 है। तो उसने उसको कॉल कर लिया है, पहली शीट जो है मैंने उसको शीट नेम बताया, उसने बाय डिफॉल्ट क्या कर लिया, उसको 1 को कर लिया, मैंने उसको 2 बताया, वो नेक्स्ट वाली पे चला गया, एसन हाई का और उन चीज़ों के ऊपर। अगर हम उसमें जाते हैं वापस, सो यू कैन सी के पहले में आमिर है, ये दूसरे में ये पहले वाली बिलाल है, और ये थर्ड वाली है जो एहसन हाई का, ये बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट उसने ये वाली है। जब मैंने शीट 1 कह दिया, तो इसके बाद वाली जो पहली शीट है वो उसने उठा ली, बिलाल वाली, और जब मैंने 2 कहा तो उसके बाद उसने अगली जो कि एक्चुअल में थर्ड वैल्यू बनती है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 वाली शीट रीड कर रहा है। सो नेक्स्ट हम जाते हैं कि रीडिंग स्पेसिफिक कॉलम यूजिंग यूज कॉल पैरामीटर। जब आप इन्हें एक्सेल शीट कॉल की और आपने कहा जी यूज कॉल्स रिक्वायर्ड कॉलम मैंने बता दिया पहला और चौथा, तो वो उन दो को वो रीड करेगा। जब आपने उसको देखें, तो ये उसने नेम और परसेंटेज इसमें से उठाया है, ये पहला कॉलम और ये चौथा, यानी ये जीरो इंडेक्स वाला कॉलम 1 और 2 वाला उसने स्किप कर दिया, और थर्ड वाले को उसने रीड कर लिया है। सो हेयर मैंने वो रिक्वायर्ड पीडीएफ के नाम से बेसिकली ये वो डेटा फ्रेम क्रिएट किया, आप किसी भी नेम से इसको बना सकते हैं। सो मूविंग दैट फॉरवर्ड, अगर हम आगे बात करें, तो आप रोज़ को भी स्किप कर सकते हैं। आपने कहा शीट 1 में से रो 2 को स्किप करो, इस तरह से आपने ये देखें, तो रो 2 जो है वो उसके अंदर से एक रो जो है वो, मतलब थर्ड वाली रो वो स्किप हो गई, थर्ड इंडेक्स जो था। उसके बाद जो है वो इंडेक्स बेसिकली वो खुद से चेंज कर रहा है। ये मोहसिन सोनिया समीर है, अगर आप एक्चुअल में जाते हैं इस वाली शीट में, तो इट वाज स्टार्टेड विद, किधर गया, एक सेकेंड हम इधर से देख लेते हैं, मोहसिन वाली कौन सी शीट नंबर है। मोहसिन सोनिया की, ये देखें उसने पहली 2 रोज को स्किप किया, और नीचे वाले 3 रोज को हमें वो इसमें से दिखा रहा है। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं, ओके,
आप इस तरह से जो है वो रोज़ को स्किप भी कर सकते हैं। आपने कहा जी 2 रोज़ को स्किप कर दो, उसने पहले वाली 2 रोज़ को स्किप कर दिया और रिमेनिंग रोज़ को उसने आपको दिखा दिया है। आपने आगे जाके उसको कहा है कि जी ये ऐसा करो कि इसमें जो हेडर है वो सेकंड वाले रो को उठा के बना दो। उसने उसमें से हाई का 19 ये उसकी जो वैल्यूज थी उसको उठा के उसने हेडर बना दिए जो कि कॉलम नेम्स थे। ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप किसी स्पेसिफिक रोज़ को कॉलम नेम के पास शिफ्ट कर सकते हैं। और आगे हम मूव करते हैं। शीट नेम आपने उसको 2 का बता दिया। जब आपने मल्टीपल शीट नेम्स उसको बताएंगे तो वो आपको एक डिक्शनरी के फॉर्मेट के अंदर जो है वो डेटा को रिटर्न करेगा। उसने शीट पहले वाली और शीट दूसरे वाली को उठाया। आप ये देखते हैं ये ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर उसने पूरा एक डेटा फ्रेम दिखा दिया। फिर 1 इंडेक्स के ऊपर ये बेसिकली डिक्शनरी फॉर्मेट में की वैल्यू के फॉर्मेट में दिखा रहा है। वैल्यू में वो आपको आके ये पूरा का पूरा ये डेटा फ्रेम दिखा रहा है इसका। और यहाँ से इसकी वैल्यू में आपको वो इसका पूरा का पूरा डेटा फ्रेम दिखा रहा है। फिर आगे हम चलते हैं डेटा को व्यू करना कैसे होता है। तो हमने अगेन चीज़ें जो डिस्कस की हैं थोड़ा सा उसको फर्दर डेप्थ में चलते हैं। हमने ये एक रीड्स nba.csv के नाम से हमारे पास फाइल है। हमने उसको रीड किया। रीड करने के बाद उसने बताया कि जी इसकी 457 रोज़ हैं, 9 कॉलम्स हैं। मैंने डॉट हेड किया तो उसने इसकी टॉप 5 रोज़ बता दी हैं। मैंने डॉट हेड के अंदर 7 किया तो उसने देखे सेम डेटा सेट उसकी टॉप 7 रोज़ दिखा दी हैं। डॉट टेल किया उसने इसकी लास्ट 5 रोज़ दिखा दी। और अगर आप इस टेल के अंदर रख देते हैं 13 तो वो आपको आखिरी 13 रोज़ उसकी दिखा देगा। पेंडास के अंदर एक डिस्क्राइब का फंक्शंस होता है जो कि यूज़ हम करते हैं टू व्यू बेसिक स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। और हमने इसको रन किया। उसने इसके जो न्यूमेरिक कॉलम्स हैं वो इनके ऊपर इम्प्लीमेंट होता है। और वो कहता है कि जी नंबर एज वेट सैलरी इसके अंदर 9 में से ये 4 कॉलम्स हैं जो कि नेम नंबर एज वेट एंड सैलरी जो प्योर न्यूमेरिक थे। उसने उनका काउंट बता दिया है कि इस वाले कॉलम का इतना काउंट है, इसका इतना काउंट है, इसका इतना, इसका इतना। फिर उसके बाद उसने आपको उन सबका मीन बता दिया है। ये काउंट टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी वैल्यूज। एंड मीन बेसिकली क्या है कि ये मीन ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलम उसकी ऑल वैल्यूज का स्टैंडर्ड डेविएशन उनके तमाम कॉलम्स का होता है। फिर वो उन सब कॉलम के अंदर मिनिमम वैल्यू वो उस कॉलम की मिनिमम वैल्यू बताता है। तो हर कॉलम की अपने हिसाब से एक मिनिमम वैल्यू वो आपको रिटर्न कर रहा है। फिर ये परसेंटाइल बेसिकली एवरेजेस होती हैं कि 25% पे कितनी वैल्यू मेरी बनती है। यानी मैंने डेटा अरेंज किया और उसमें मैंने कहा 25% यानी उसके 4 पार्ट किए। तो पहला जो पोर्शन है उसका लास्ट वैल्यू क्या है, दैट इज द 25%। सेकंड पोर्शन की लास्ट वैल्यू 50%, थर्ड पोर्शन की लास्ट वैल्यू 75% और फोर्थ पोर्शन की आखिरी वैल्यू मेरी 100% होती है। और फिर उस तरह से ये लास्ट में आपको मैक्स की वैल्यू रिटर्न करता है कि हर कॉलम में क्या क्या मैक्स होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि ये 25%, 50%, 75%, ये परसेंटाइल का टॉपिक आप में से बहुत से लोगों के लिए न्यू होगा। तो हम इसको थोड़ा सा डीपली छोटा सा क्विक प्रैक्टिस इसकी कर सकते हैं हम कि ये कैसे काम करता है बेसिकली। तो आपने क्या किया, एक डिक्शनरी बनाई। एक उसके अंदर बेसिकली मेरे पास ये डेटा की लिस्ट है। अब ये मेरे पास पहली वैल्यू दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं। तो मैं इसको रैंक का नाम देता हूँ कि वो पहली वैल्यू पहला रैंक है, दूसरी तीसरी। तो मैंने उसके नाम का एक पहले तो एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर लिया। ये एक्चुअल में स्कोर मेरा डेटा है जिसका मैंने 25%, 50% और 75% अगर निकालना है तो उसका मेरे पास क्या है कि इसके जो एक्चुअल पोजीशन यानी वो हम 1 2 3 से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं उसको मैंने रैंक का नेम दिया है। तो टोटल मेरे पास कितनी वैल्यूज हैं, 8। अब मैंने इसका एक रैंक निकालना है टू कैलकुलेट इट्स 25th परसेंटाइल। तो उसके लिए बेसिकली होता है कि परसेंटाइल ओवर 100 ब्रैकेट में नंबर ऑफ आइटम्स +1, ये इसका एक्चुअल फॉर्मूला होता है। तो मेरे पास क्या है कि इसका मैंने 25th परसेंट निकालना है। तो मैं गया और उसका जो है 25/100 ब्रैकेट के अंदर ये एक्चुअल वैल्यू मेरे पास 8 हैं +1 किया। 25/100 मेरे पास 0.25 आता है और मल्टीप्लाई बाय 8 + 1 9 होता है। इसको मल्टीप्लाई किया ये मेरे पास आता है 2.25। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 के बाद 2.25 तो ये नियरेस्ट इसकी वैल्यू या तो 33 या 43 इनमें से और मोस्ट प्रोबेबली होता है नियरेस्ट। तो इसके 2.25 की नियरेस्ट होती है 33। ठीक है, बट इन सम केसेस हम कहते हैं कि नहीं, इसको राउंड ऑफ करके जो नेक्स्ट नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू है वो है 3। तो उस थर्ड वैल्यू पे हमारे पास है 43। तो इस तरह से ये इसका परसेंटेज, ये परसेंटाइल जो है ये जो ऊपर हमने डिस्कस किया कि डिस्क्राइब के अंदर 25% वो कैसे वैल्यू कैलकुलेट करता है, 50% की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करता है, ये बैक एंड पे ये वाला स्टैट्स यूज होता है।
सो डेटा बेसिकली क्या होता है कि एक टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर होता है एक डेटा फ्रेम के अंदर। तो डेटा इज अलाइंड इन टैबुलर फैशन इन रोज एंड कॉलम्स, सो वी कैन परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन रोज एंड कॉलम्स एज वेल। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इसके अंदर। तो हम पहले डिस्कस करते हैं डीलिंग विद कॉलम्स। तो पहले मैंने एक रफ सा डीएफडी के अंदर मैंने एक डिक्शनरी बनाई, और इसमें 4 कॉलम्स है, नेम एज एड्रेस क्वालिफिकेशंस। दैन मैंने उसके अंदर जो है उसको डिक्शनरी को पास किया, डेटा फ्रेम के फंक्शन को, डीएफडी के नाम से मैंने एक डेटा सेट का डेटा फ्रेम क्रिएट कर लिया। ये मेरा खुद से मैंने बनाया है। अब ये मेरे पास अगर एक टेबल आ गया, मैं स्पेसिफिक कॉलम इसका डेटा इसमें से सिलेक्ट करना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ मुझे सिर्फ नेम और क्वालिफिकेशन दिखानी है किसी को। तो मैं डीएफ के अंदर आके बाय डिफ़ॉल्ट एक स्क्वेयर ब्रैकेट के अंदर एक और डबल, चूंकि डेटा फ्रेम टू डायमेंशनल होता है तो मैंने वो डबल ब्रैकेट्स लगाए और उसके अंदर स्ट्रिंग के फॉर्मेट में कॉलम नेम्स मैंने पास किए। सो यू कैन सी हेयर कि मैंने इस डेटा फ्रेम से एक न्यू डेटा फ्रेम क्रिएट किया जो कि 2 कॉलम्स पर है। इन केस आप इसको सेव करना चाहते हैं किसी और वेरिएबल के अंदर, तो आप इसको ए के इक्वल करके आप इसको करेंगे तो ये ए के अंदर बन चुका है। मैंने यहाँ पे उसको रन किया, ये बेसिकली जस्ट अ सेकंड, ये मैंने रन किया तो उसने एक न्यू डेटा फ्रेम मेरे पास सेव भी कर दिया। अदरवाइज उसने क्रिएट कर दिया था बट आप उसको फ्यूचर यूज में यूज नहीं कर सकते थे आगे चल के। अब आपने इसके अंदर एक न्यू कॉलम ऐड करना है। उसका क्या तरीकाकार है, जितनी वैल्यूज हैं उतने कॉलम्स का पहले एक डिक्शनरी या एक लिस्ट क्रिएट करें। मैंने उसके उतनी वैल्यूज का एक क्या किया, एक और लिस्ट क्रिएट की, और मैंने उसी डीएफडी के नाम से, चूंकि ये मेरे पास 4 कॉलम्स पहले थे और ये डीएफडी के नाम से मेरे पास वैल्यू सेव थी, मैंने उसी डीएफडी के अंदर एक ब्रैकेट के अंदर, ये पहले हाइट उसका कॉलम एग्जिस्ट नहीं करता, और इसको मैंने ये वाला वेरिएबल राइट पे पास कर दिया। और अब मैं इसको रन करता हूँ तो यू कैन सी हेयर कि उसने लास्ट में एक न्यू कॉलम मुझे ऐड करके दे दिया है। सो इन दैट वे आप अपने डेटा सेट्स के अंदर, चाहे आप वो एक्सेल शीट के थ्रू आ रहे हो, आप सीएसवी के थ्रू आ रहे हो, आप इस तरह से उसके अंदर वैल्यूज को, नए कॉलम्स को ऐड कर सकते हो। अब मैं चाहता हूँ कि जी नहीं भाई, मुझे इसके अंदर से जो है ना वो ये एज और क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। तो मैंने इधर आया और मैंने उसको ड्रॉप किया, और मैं ये देखता हूँ कि वो अगेन मैंने कॉल तो डीएफडी को किया है। अब मेरे पास 3 कॉलम्स आ गए हैं, जबकि यहाँ पे डीएफडी के अंदर तो जब मैंने यहाँ पर गया था तो मैंने दूसरे वेरिएबल में सेव किया था, तो वो वैल्यू एक न्यू वेरिएबल में सेव हुई थी डीएफ के अंदर। अगर यहाँ पे मैं आके इस कॉलम के बाद अगर मैं अगेन ये इस डीएफडी को कॉल करता हूँ, वो एज इट इज़ ओरिजिनल वैल्यू मुझे शो करेगा। वो मुझे 2 वैल्यूज़ नहीं देगा डिफरेंट। ठीक है, आप यू कैन सी हेयर कि उसने मुझे ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पे जाके दिखाई थी। बट इधर आता हूँ मैं, अगर यहाँ पे अब एक चीज़ यहाँ पे देखें, चूंकि मैं ऊपर गया हूँ तो उसकी मेमोरी के अंदर अपडेटेड डेटा है। तो मैंने इसको पहले वाले को रन करूँगा कि वो मेमोरी के अंदर ये चला जाए। और अब मैंने ये सीक्वेंस में कॉल किए हैं, और इधर मैंने कॉल किया तो उसने पूरा डेटा सेट दिखाया, जबकि यहाँ पे मैंने 2 कॉलम सिलेक्ट भी कर लिए हैं बट उसने ओरिजिनल को अपडेट नहीं किया, वो दूसरे वेरिएबल में उसने अपडेशन की है। यहाँ पर मेरे साथ क्या हो रहा है, ये थोड़ी सी समझने वाली चीज है। मैंने उसको इन प्लेस इक्वल ट्रू कर दिया है। अब 2 तरह से वैल्यूज को आप अपडेट करते हो, अगर आपने प्रोग्रामिंग के अंदर आइट्रेशन पढ़ी है। तो अगर x इक्वल 5 था, 7 था, और मैंने x के अंदर +2 कर दिया, नीचे जाके मैं अगेन x को प्रिंट करूंगा तो वो मुझे x का 7 ही दिखाएगा, क्योंकि ये वैल्यू उसने 2 ऐड करके 9 जरूर करेगा, बट मैंने ओरिजिनल वैल्यू को अपडेट नहीं किया। ठीक है, अगर आप यहाँ पे आते हैं, मैं ये रफ वर्क आपको थोड़ा सा इसमें एक नया सेल ऐड करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास है x इक्वल 7। मैंने कहा इसी में ही मैंने लिख दिया x+2। ये देखें उसने मुझे 9 शो कर दिया। इसके नेक्स्ट मैं एक और सेल ऐड करता हूँ और मैं x को देखता हूँ, वो अगेन x7 है। उसने 2 ऐड करके शो जरूर करवाया बट ओरिजिनल वैल्यू को अपडेट उसने नहीं किया। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू अपडेट करने का एक वे क्या है कि मैं इसको यूं लिखता, x=x+2। अब मैं x को प्रिंट करूंगा तो वो मुझे 9 दिखाएगा। सो सेम केस यहाँ पर है, आपने उसको अपडेट नहीं किया था। मैंने ये देखें, ये सेल डिलीट करने का ये इधर से सीजर बना हुआ है, इस पर क्लिक करके आप इसको कट भी कर सकते हैं।
मैंने यहाँ पे एक पैरामीटर कॉल किया इन प्लेस और उसको ट्रू कर दिया। जब आप ये करते हैं तो इसका मतलब है कि ये जो ओरिजिनल पहले वाला डेटा फ्रेम था डीएफडी उसको भी अपडेट करेगा, उसके अंदर भी ये जाके वैल्यूज को चेंज करेगा। तो ओरिजिनल के अंदर उसने वहां से ये चीज जो है वो क्या कहते हैं ड्रॉप कर दिया, मतलब डिलीट कर दिया कॉलम्स को। अब यहाँ पे एक और पैरामीटर है एक्सिस इज इक्वल टू 1 और 0, इसकी हम दो वैल्यूज कॉमनली यूज करते हैं। एक्सिस में आपने बताना होता है कि आप एक्स एक्सिस को डील कर रहे हो या वाई एक्सिस की, मतलब एक्स एक्सिस में रोज होती हैं, वाई एक्सिस में कॉलम्स होते हैं। तो 1 का मतलब होता है कि ये जो चीज मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, कंफ्यूजन ना हो, उसको हमने क्लैरिफाई किया कि भाई दिस इज डीलिंग विद कॉलम्स। तो आपने कॉलम्स के अंदर जाके ये वैल्यू कॉलम के नेम में ढूंढ के उसको ड्रॉप करना है। और इन प्लेस ट्रू ड्रॉ अगर मैं रिमूव कर देता हूँ, वो ड्रॉप करके फिर मुझे किसी दूसरे डेटा फ्रेम में सेव करना पड़ेगा एक वेरिएबल में, ओरिजिनल पर इम्पैक्ट उसका नहीं पड़ेगा। सो अगर आप रोज की तरफ जाते हैं तो पेंडास आपको रोज के साथ डील करने के दो फंक्शंस प्रोवाइड करता है, डेटा फ्रेम डॉट लॉक और डेटा फ्रेम डॉट आई लॉक। बेसिकली क्या होता है कि जो आप दो तरह से रोज को डील कर सकते हैं, एक बाय वैल्यू और एक बाय पोजीशन। तो हम जो लॉक होता है ये बेसिकली बाय, हम वन बाय वन चलें, इनको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सो बाय वैल्यू के लिए हम लॉक के पास जाते हैं और बाय इंडेक्स यानी पोजीशन के लिए हम आई लॉक के पास जाएंगे। ये मैंने एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया जो कि डेटा के अंदर 4 रोज हैं, और ये पी डी डॉट डेटा फ्रेम मैंने कॉल किया तो यहाँ पे डेटा फ्रेम क्रिएट हो जाएगा। एक बिल्ट इन फंक्शन होता है, अगर आप किसी और कॉलम को उसके अंदर इंडेक्स सेट करना चाहते हो तो आप उसका कॉलम का नेम बताते हो। और इन प्लेस ट्रू का मतलब ये होता है कि दो तरह से आप वैल्यू अपडेट करते हो। एक है, यानी अगर आप ये फंक्शंस के अंदर काम जब कर रहे हो तो एक अपडेट करने का तरीका तो ये आपने पढ़ लिया ना, x+2। दूसरा क्या है कि आपने अगर x+2 किया तो इसके आगे आपने इन प्लेस इक्वल ट्रू कर दिया है, तो अब आपको ये वाला लाइन लिखने की जरूरत नहीं है कि उसके इक्वल भी करो। वो इन प्लेस ट्रू का मतलब है कि वो इसको उसके इक्वल खुद से कंसिडर कर लेता है। तो मैंने इन प्लेस ट्रू किया तो उसने ओरिजिनल डेटा सेट के अंदर, यहाँ पे देखें मैं असाइन नहीं वैल्यू कर रहा, विदाउट असाइनिंग टू इट वो उसकी वैल्यू को अपडेट कर देगा और उसका इंडेक्स नेम उसने चेंज कर दिया। ठीक है। अब मैंने इसमें से कोई ढूंढना है नंबर, तो मैंने कहा जी मुझे हिफ्सा के की वैल्यूज को इसमें से फाइंड करके दो। तो वो गया कि जी हिफ्सा की एज 22 है, एड्रेस जो है वो सियालकोट है, क्वालिफिकेशन एमसीए है, और ये पूरा उसने हमें, इसका इंडेक्स नेम जो है वो हिफ्सा है, और ये एक ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में उसने मुझे डेटा रिटर्न कर दिया। मैंने दो कॉलम्स को सर्च किया, जब दो के पास में जाऊंगा तो चूंकि मैंने उसको डबल 2 डायमेंशनल वैल्यू बताई, तो उसने मुझे इन रिटर्न वैल्यू भी दो रोज को डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में सेलेक्ट किया। अब सेम के ऊपर मैं गया और मैंने कहा जी थर्ड वैल्यू मुझे बताओ, थर्ड इंडेक्स। तो थर्ड इंडेक्स पे मेरे पास क्या आता है, यहाँ पे जाएं, कबीर। उसने मुझे कबीर की वैल्यू, बेसिकली ये 0 इंडेक्स, ये 1, ये 2, 3, तो बाय पोजीशन वो मुझे गया और थर्ड इंडेक्स पे कबीर था। ये देखें उसका इंडेक्स नेम कबीर, और ये उसकी वैल्यूज उसने मुझे रिटर्न कर दी। और अगर इसमें से आप कॉलम ड्रॉप करना चाहते हो या वैल्यू को ड्रॉप करना चाहते हो रो की, तो ये मैं गया और मैंने उसको ओरिजिनल में से उसकी रो को डिलीट करके, ये देखें तो उसने मुझे उसमें से बिलाल का डेटा रिमूव करके न्यू डेटा सेट मुझे प्रोवाइड कर दिया है। सो इस तरह से आप रोज एंड कॉलम्स को ऊपर ऑपरेशंस कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा इसका कि डेटा क्लीनिंग का प्रोसेस हमें इसमें करना होता है। अब डेटा क्लीनिंग क्या होती है कि अगर आप डेटा साइंस में हैं तो डेटा क्लीनिंग माइट साउंड फेमिलियर टू यू। हमारा जो डेटा होता है अक्सर वो मल्टीपल सोर्सेज से इकट्ठा हो रहा होता है, वो ऑर्गेनाइज नहीं होता, साफ सुथरा नहीं होता, और उसके अंदर जो है इररेलेवेंट चीज़ों को रिमूव नहीं किया होता, ये कुछ एम्प्टी वैल्यूज होती हैं उनको देखा नहीं जाता। यानी बिल्कुल इस तरह से है कि क्लासरूम में बच्चे आते हैं तो वो मर्जी से बैठना शुरू कर देते हैं, तो अक्सर बीच में सीट्स खाली भी पड़ी होती हैं। बट जब आप एग्जाम सेंटर में जाते हो तो आपको सीक्वेंस में पकड़ के बिठाया जाता है, सीट्स उसमें भी खाली होती हैं बट एंड पे इकट्ठी बचेंगी। और ऑड सिचुएशन में नहीं होगा कि बीच में 2 के बाद सीट खाली पड़ी है, एक 5 के बाद सीट खाली, ऐसा नहीं होगा, एक सिक्वेंशियल फॉर्मेट होगा उसका। तो फिर समटाइम उसके अंदर हमारे पास कुछ मैसी डेटा होता है तो इनकरेक्ट रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो हमें उसको साफ सुथरा करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, हम कुछ
एम्प्टी सेल्स होते हैं तो उनको हमने रिमूव करना होता है, रॉन्ग फॉर्मेट होता है तो उसको हमने साफ सुथरा करना होता है, फिर हमें उसमें रॉन्ग डेटा आता है तो उसको सही करना है हमने, और डुप्लीकेट डेटा आता है तो उसको हमने रिमूव करना है। तो हमने ये एक डेटा डॉट सी एस वी की फाइल को रीड किया, इसके अंदर हम गए, इसको मैंने ये रन किया तो ये देखें उसने मुझे पूरा का पूरा वो डेटा फ्रेम मुझे रिटर्न कर दिया। अब जो है मैंने इसमें से पहली जो चीज़ है वो है एम्प्टी सेल्स। तो एम्प्टी सेल्स को रिमूव करने का एक तरीका तो है कि पहले तो मुझे वो फाइंड करने हैं। तो ये देखें मैंने बाय डिफ़ॉल्ट डी एफ डॉट ड्रॉप एन ए किया, तो वो उसने जहाँ जहाँ उसको एम्प्टी सेल मिलेंगे ना, उसने वो पूरी की पूरी रो को ही उड़ा दिया। अब ये वाली रो को देखें, यहाँ पे एन एन लिखा हुआ है, ये आखिरी कॉलम के अंदर एम्प्टी वैल्यू है, तो उसने इस पूरी रो को डिलीट कर देना है जब मैं उसको ड्रॉप एन ए का फंक्शन कॉल करूंगा। यानी कहीं पे भी एम्प्टी वैल्यू तो पूरी रो को ही उड़ा दो। ये पहला तरीका होता है, बट ये समटाइम्स आपको रिजल्ट्स के ऊपर इफेक्ट करता है और आपको जो है वो प्रॉब्लम आती है। अब डी एफ ड्रॉप ड्रॉप एन ए होता है, चूंकि मैंने इधर देखें इन प्लेस ट्रू कॉल नहीं किया, तो ये फिर मुझे एक दूसरे डेटा फ्रेम में इसका रिजल्ट सेव करके उसको देखना पड़ना है। तो उसके लिए मैंने एक और डेटा फ्रेम में इसको सेव किया है। और इसमें अगर आप जाके देखें इसकी वैल्यूज़ को, तो हम अगर इसका वो लेते हैं ये किस नाम से है हमारे पास, इसकी रोज़ को चेक करें और उसकी रोज़ को हम जाके, अगर वैसे हम देखें वो 17 था, तो ये देखें 15 16 और ये 18, तो वो रो गायब होगी। अगर हम वो इधर इसका डॉट डिस्क्राइब करके हम इसको चेक कर सकते हैं, तो इधर भी उसने हमें रो काउंट वगैरह सारों का बता दी कि एक्चुअल में ये रो काउंट 27 है। एक और फंक्शन इसका होता है जिसमें आप इस डेटा फ्रेम की इंफॉर्मेशन लेते हैं, डॉट इन्फो, ठीक है। तो इसको आपने रन किया तो वो इसमें आपको बता रहा है कि ड्यूरेशन जो है इसमें 27 वैल्यूज़ हैं, और ये नॉट नल है 27 नॉट नल इसके अंदर है, इस वाले कॉलम में 27 नॉट नल हैं, इसमें इतना है इसमें इतना, वो वैल्यूज़ उसने बता दी। अगर हम ये पहले वाले में जाते हैं जो कि ये मेन था हमारे पास, इसका अगर हम इन्फो कॉल करते हैं, ये हमने बेसिकली डी एफ डॉट इन्फो कॉल करेंगे तो हमें वो इसके अंदर बता देता है कि जी इस वाला जो पर्ल्स के अंदर अगर आप देखें तो इसमें 29 अन नॉट नल वैल्यूज़ हैं, मतलब इसके अंदर बाकी में 30 है, तो इस वाले कॉलम के अंदर एक एम्प्टी वैल्यू है। कैलोरीज के अंदर दो एम्प्टी वैल्यूज़ हैं, तो वो इस तरह से हमें उसकी डिटेल्स बता देता है। फर्दर हम चलते हैं, तो अब हमने ड्रॉप एन ए, ये देखें मैंने जब ट्रू किया, इसको आप रन करेंगे तो अब वो ओरिजिनल में से ही उड़ा देगा उसको। तो अब आप उसका डीएफ को देखेंगे तो यहाँ पे वो ओरिजिनल अपडेटेड आपको डेटा मिलेगा। सेकंड आता है कि आप एम्प्टी वैल्यू वाली रो को डिलीट करने की बजाय उसको किसी और वैल्यू से रिप्लेस कर दें। तो मैंने, अगर आपने फिक्स वैल्यू कोई देनी है वो भी आप दे सकते हैं। उसमें क्या होता है कि आप डी एफ डॉट फिल एन ए, और पहली आपने वो एक पैरामीटर में वैल्यू देनी है, तो जहाँ जहाँ उसको एम्प्टी वैल्यू मिलेगी उसमें वो टेट्रा वन प्लेस करते हो। अगर इन प्लेस टू का मतलब है कि वो ओरिजिनल में, अच्छा मैं बार बार ये रीड इसलिए कर रहा हूँ, रीड सीएसवी, जबकि आपके माइंड में क्वेश्चन होगा जब ऊपर एक दफ़ा आपने इसको रीड कर लिया तो अगेन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने ऊपर रीड किया है, उस पर कुछ ना कुछ ऑपरेशंस अप्लाई किए तो वो डेटा चेंज हो चुका है, तो हमने अगेन ओरिजिनल डेटा वापस गेन करना ताकि उस पर हम दूसरा ऑपरेशन अप्लाई कर सकें। सो दैट्स वाई मैंने इसको ये इस तरह से कॉल किया। अब मैंने इसको ये कॉल करने के बाद मैंने उसको 111 जो है वो वैल्यू असाइन कर दी। तो अब इसमें आप देखें यहाँ पे एम्प्टी वैल्यू थी, 111 आ गया। फिर हमारे पास जो है वो जहाँ जहाँ एम्प्टी वैल्यू होगी, ये देखें टेट्रा वन, सॉरी 111 नहीं, फिर यहाँ पे ये आ गया, तो उसने एम्प्टी वैल्यूज को रिप्लेस कर दिया। सेकंड वे क्या होता है कि आप इसको मीन या मीडियन के साथ भी कर सकते हो, और आप किसी स्पेसिफिक कॉलम के ऊपर भी इसको परफॉर्म कर सकते हो। यहाँ पर मैं आया और मैंने कहा जी डीएफ का जो पल्स कॉलम है उसको 999 से फिल करो और कैलोरीज के कॉलम को 888 से फिल करो, चूंकि मुझे ये दो में एम्प्टी वैल्यूज मिली थी। तो आप देखें कि कैलोरीज के अंदर उसने जहाँ नल था वहाँ पे उसने 888 कर दिया, और ये जो दूसरा कॉलम था उसके अंदर उसने यहाँ पे देखें 999 के साथ चीज़ को फिल किया है। आप इसको जो है वो मीन निकाल के, आपने कहा कि जी नहीं, जो मिसिंग वैल्यू उसकी जगह क्या करो, उस वाले कॉलम का एवरेज ऐड करते हो। तो आपने कैलोरीज के कॉलम में देखा वैल्यूज दो एम्प्टी हैं, तो आपने उस कॉलम का मीन निकाला और आपने एक्स में स्टोर करवा दिया। तो फी लेने के बाद आपने जो वैल्यू पास करनी है वो एक्स को पास किया, और आपने ये डीएफ के साथ आपने कॉलम का मेंशन किया कि सिर्फ इस वाले कॉलम में ये अपडेशन हो, पूरे डेटा में और कहीं ना हो। तो इस तरह से वो इस वाले कॉलम के अंदर उसने अपडेशन करके वहाँ पे उसका जो है वो एवरेज मीन जो भी उसका बना था वो उसने ऐड कर दिया। अब आपके पास आता है कि बीच में रॉन्ग डेटा भी होता है। अच्छा, जो रॉन्ग डेटा होता है
ये हमें ना इसको आइडेंटिफाई करना इतना आसान, ऑटोमेटिकली इसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अगर आपको नॉलेज है डेटा के बारे में, फिर आप कह सकते हैं अच्छा यार इसमें इतना डेटा गलत है। अब मैंने उसमें देखा कि मेरे पास जो है वो टाइम का कॉलम है। अब वो जो टाइम का कॉलम है उसके अंदर मेरे पास 60 से ऊपर वैल्यूज नहीं जानी चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट टाइम के अंदर तो 60 होता है। और रॉन्ग डेटा इस तरह से होता है कि आपने लिखना 199 था और लिखा गया 1.99, या 1.99 लिखना था और बाय डिफ़ॉल्ट डॉट लगाना आप भूल गए, तो वो आपके पास ट्रिप 199 आ गया। तो इस तरह का ये रॉन्ग डेटा एग्जिस्ट करता है जिसको हम नहीं आइडेंटिफाई कर पाते। बट कुछ रूल्स होते हैं, जैसे टाइम का कॉलम है, सेकंड्स में टाइम गिवन है, तो 1 घंटा है तो 60 से ऊपर होता ही नहीं है। तो वो बाय डिफॉल्ट सारे कॉलम्स की वैल्यू जो है वो एक रेंज में स्पेसिफिक होती हैं, तो उस रेंज से अगर बाहर कुछ आता है तो हम कहते हैं भी उसको रिप्लेस कर दो। तो हमने ये अपना एक डेटा फ्रेम कॉल किया उसका। यहाँ भी हमने देखते हैं कि ये 450 आया हुआ है, तो ये आउट ऑफ रेंज है। तो मैंने क्या किया कि अपना इस पूरे डेटा फ्रेम का ये जो है उसमें मैंने सर्च किया, फॉर का लूप लगाया और मैंने कहा कि इसमें ढूंढो एक्स की वैल्यू को, और उसमें जो है वो ड्यूरेशन को देखो। और अगर वो ड्यूरेशन ग्रेटर देन 180 हो तो उस वाले रो को ड्रॉप करके ओरिजिनल में चेंजिंग करते जाओ। मैंने वो इम्प्लीमेंट किया और अब देखें कि जहाँ पर मेरे पास सर ये मैंने ये नीचे आता है, इस डेटा फ्रेम को मैंने कॉल किया तो बीच में मेरे पास एक रो थी 450। यू कैन सी हेयर 450 कहाँ पे था, रो फोर्थ वैल्यू पे। तो मैं ओरिजिनल में जाता हूँ, 3 के बाद 5 आ गया, उसने उस वाले को ड्रॉप कर दिया। तो इस तरह से आप वो रॉन्ग डेटा जो आता है आप उसको उड़ा सकते हो। और लास्ट में आता है डुप्लीकेट्स, अगर आपके पास आती हैं, ये मैंने डेटा फ्रेम को कॉल किया, डुप्लीकेटेड का फंक्शन होता है, आपने उसको कॉल किया तो वो उसमें आपको बता देता है कि जी 12th कॉलम जो है ये ऊपर वाले 11th के साथ 12th रो जो है डुप्लीकेट, बेसिकली पूरी की पूरी रो ही डुप्लीकेट होती है ना। 12th रो जो है 12th इंडेक्स वाली वो 11th इंडेक्स वाली के साथ जो है वो डुप्लीकेटेड है। तो ये पहले वाले को आप डुप्लीकेट नहीं कहोगे, बाद वाले को आप डुप्लीकेट कहते हो। तो आपको पता चल गया कि जी ये डुप्लीकेट रो हमें मिल गई है। तो ड्रॉप अंडरस्कोर डुप्लीकेट और इन प्लेस ट्रू का मतलब है ओरिजिनल में चेंजिंग भी कर दे। तो इस तरह से उसने जो डुप्लीकेट थी वो देखें 11 के बाद 13 आ रहा है, 12th इंडेक्स वाली रो को उसने उड़ा दिया है। बेसिकली वो सेम दो रोज थी। तो ये हमने थोड़ा सा पैंडास के बारे में देखा है। पैंडा बहुत बड़ी लाइब्रेरीज है, अनलिमिटेड चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलती हैं। वी ट्राइड आवर बेस्ट कि हम मैक्सिमम चीज़ें कवर करें, बट स्टिल देयर इज़ अ लॉट टू एक्सप्लोर। इसके ऊपर अगर आप 4 घंटे भी बात करते रहेंगे तो पैंडास ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। बट जब आप इसके अंदर काम करते जाएंगे तो टाइम टू टाइम आप नई चीज़ें सीखते चले जाएंगे। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ भी आई होंगी। आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं सिंपलेस्ट वेज के अंदर चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकूं। स्टिल आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो यू कैन कांटेक्ट मी थ्रू लिंक्डइन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी, या आपको जो व्हाट्सएप नंबर आपके साथ शेयर किया जाएगा आप उसके अंदर भी मेरे से चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। तब तक थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।